सोनपरी, शरारत, शाकालाका बूम बूम, मोटू पतलू। शायद ही कोई होगा हम में जिन्होंने ये नाम नहीं सुने। ना जाने कितने बचपन इन शोज को देखकर, इन कहानियों को देखकर बड़े हुए हैं। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मुझे बहुत ही खुशी है हमारे खास मेहमान को इंट्रोड्यूस करने में, जिन्होंने ये सारे शोज की कहानियां लिखी हैं, इनके किरदारों को हमारे लिए जीवित बनाया है। मैं बात कर रही हूँ नीरज विक्रम जी की, जिनसे आज हम उनकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। उनकी जो रीसेंट एनिमेशन है दबंग और द पांडव्स, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर इंटरव्यू। और मैं थैंक्स अ ये लॉट। बता रही हूँ कि मतलब मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है आपसे इस इंटरव्यू में बात करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, बहुत सारे बचपन है इन शोज को देख के बड़े हुए। मेरा बचपन उनमें से एक रहा है जो वो पेंसिल हमेशा जादू वाली चाहता था कि मेरा होमवर्क हो जाए, या सोनपरी की छड़ी चाहता था। हाँ, करेक्ट। ऐसे बहुत बच्चे मेरे से भी आके कभी कई बार पूछते थे पेंसिल मिल जाएगी क्या। तो ये क्या रिएक्शन रहता था, प्लीज मैं जानना चाहूंगी। हंस के बच्चों को समझा देता था कि भाई टीवी सीरियल है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग जेन्युइनली मेहनत करोगे तो छड़ी से भी ज्यादा काम कर सकते हो, पेंसिल से भी ज्यादा काम कर सकते हो। हाँ, ऐसा ही कुछ मेरे पेरेंट्स भी मुझे कहते थे जब मैं बोलती थी मुझे संजू वाली पेंसिल चाहिए, तो वो बोलते थे वो हाँ मेहनत से आती है वो पेंसिल। हाँ, करेक्ट। बट नीरज जी, आज क्योंकि आपसे बात हो रही, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का थॉट प्रोसेस होता है आपका जब आप इन किरदारों के बारे में सोच रहे होते हैं, इनकी ये मैजिकल फैंटेसी पावर्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जो किसी भी बच्चे को ना एक बड़े अच्छी दुनिया में ले जाती है। थॉट प्रोसेस ये होता है कि भाई क्या नया सोचे जो बच्चों ने देखा ना हो, या कोई इसे कॉपी ना किया हुआ हो। कि मैं कुछ लिखूं, पता चला अरे ये तो बन चुका है। तो सबसे पहले तो वो दिमाग में रहता है कि इट शुड समथिंग न्यू शुड कम, बच्चों को कुछ नयापन देखने को मिले। तो एक तो वो रहता है। एंड देन कितना इंटरेस्टिंग और कितना इमेजिनेटिव चीजें आप सोच सकते हो कि जिससे कि बच्चों को मजा आए। कि अगर एक पेंसिल है जो कुछ ड्रॉ कर सकती है तो दैट इज गुड। लेकिन अब हर एपिसोड में क्या क्या चीजें ड्रॉ कर सकती है, उससे क्या क्या इंटरेस्टिंग एपिसोड बन सकते हैं, दैट इज अ रियल चैलेंज। कि करेक्ट। अगर एक परी है सोन, वो जादू की छड़ी से कुछ भी कर सकती है, वो ठीक है। लेकिन अभी इतने सारे एपिसोड लिखने हैं, 3 4 साल तक चलते रहता सीरियल, तो हर एपिसोड में क्या नई चीज आप लिखो जो बच्चों को नया भी लगे, ऐसा लगे अरे ये तो पिछले एपिसोड में देखा था, और बच्चों को मजा भी आए। हाँ, सो वो थॉट दिमाग में हमेशा वो कंटिन्यूअस वो चलता रहता है। करेक्ट करेक्ट। बट ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है, या ये जो मैजिक आप क्रिएट करते हैं अपनी कहानियों में, ये लाइव एक्शन में तो रहता ही है, बट सेम मैजिक मैंने देखा आप जो एनिमेशन सीरीज के लिए लिखते हैं उसमें भी रहता जी। है। बट क्या दोनों का काम सिमिलर है? आई एम श्योर बहुत डिफरेंसेस भी होंगे। नहीं, दोनों का काम थोड़ा अलग है। लाइव एक्शन में मैं सब कुछ नहीं लिख सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ लिखना, क्योंकि सारी चीजें लाइव एक्शन में शूट नहीं हो सकती। शूटिंग प्रोसेस की मैंने मैंने चाहा कि उसने एक पंच मारा तो बुलेट की तरह आसमान में उड़ गया, तो लाइव एक्शन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्शन में, या किसी ने एक घूसा दिखाया या पंच मारा तो उसकी आंखें निकल के चली गई, दांत बाहर आ गए, फिर अंदर चले गई, वो चीखा घबरा के, ये लाइव एक्शन में सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एनिमेशन में पॉसिबल है। तो एनिमेशन में हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं जो कि हम सोचते हैं लाइव एक्शन पर कर नहीं सकते, एंड हम्म। उन्हें मजा भी आता है। एंड वी कैन गो टू डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट वर्ड्स, यू कैन एक्सप्लोर एज मेनी थिंग एज पॉसिबल, जो कि लाइव एक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफरेंस रहता है दोनों के उसमें। करेक्ट। बट क्योंकि आपने दोनों में ही महारत हासिल की और दोनों में ही इतने अमेजिंग शोज दिए हैं, मतलब मोटू पतलू की बात करूं तो मैडम तुसाड में तो उसकी जो स्टैचू है वो भी वहां है। सो अगर आप अपनी जर्नी को, आप लुकिंग बैक एट योर जर्नी, तो आपको एज द क्रिएटर ऑफ ऑल दीज शोज आपको कैसा फील होता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नेवर थॉट कि हम लोग मैडम के साथ में मोटू पतलू के वैक्स फिगर्स को जाके इनॉग्रेट करेंगे, वहां जाएंगे, वहां हम लोग इंटरव्यू होंगे, वहां हम लोग फोटो खिंचाएंगे। वो हम लोग ने कभी, वो सपने ऐसे होते हैं जो देखे नहीं होते फिर भी वो पूरे हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज ड्रीम्स कि मैडम तो साइड में मोटू पतलू जाएंगे, हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। हाँ। यही था कि बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए। एंड बिकेम सो पॉपुलर कि मैडम तुषार वालों ने भी एग्री किया कि नहीं, ये तो यहाँ होना चाहिए। दिस वन ऑफ द, अभी 10 साल हो गए मोटू पतलू को, आज भी ये नंबर 1 सीरियल में है। एंड आज भी बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो हम्म। बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, बड़ी खुशी होती है, एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने हमको ये दिन दिखाया।
जी बिल्कुल। और आई एम श्योर उसके पीछे मेहनत भी बहुत लगी होगी, बहुत प्रेपरेशन लगी होगी, आपकी पूरी टीम की थॉट्स लगी होंगी। या बहुत मेहनत लगती है इसमें। इसमें स्टूडियो का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, चैनल वालों का बड़ा हाथ होता है, जो चैनल में दिखाते हैं हम। तो कि वो लोग की उनकी भी क्रिएटिव टीम होती है। जब मैं स्क्रिप्ट उनको सुनाता हूँ, उनके भी सजेशन होते हैं उसमें। फिर स्टूडियो जो बनाते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो जितना अच्छा एनिमेशन बनाएंगे उतना लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं देंगे तो बच्चों को मजा नहीं आएगा। जी जितने अच्छा एनिमेशन का जो मैंने लिख के दिया उसको कितने अच्छे से वो एग्जीक्यूट करते हैं, ये उनका फोटे है। तो ये बहुत बड़ा एक टीम वर्क है, चैनल से लेके स्टूडियो से लेके। स्टार्ट होता है राइटर से, देन आगे बहुत काम होता है, और सबको मिला मिला जुला ये एफर्ट है जो कि एक अच्छी चीज बन के आती है। बिल्कुल। इनफैक्ट ये जो आप अभी बात कर रहे थे, तो मैं वही सोच रही थी कि इंडिया में हम सब, किसी भी जनरेशन को ले लीजिए, कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं। और कॉमिक्स में जो कार्टूनिश कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स को हमने इमेजिन किया। अब वही चीज जब हम एनिमेशन में एक सीरीज में देख लेते हैं, जैसे लोटपोट कॉमिक्स है और फिर हमने मोटू पतलू देखा, तो कॉमिक हाँ। के कैरेक्टर्स को एनिमेशन में चरितार्थ करना या लाइव एक्शन में चरितार्थ करना कि वो लोग सालों बाद भी याद रखें, हाउ बिग अ चैलेंज इज दैट? या इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज कॉमिक में देखने की बच्चों को आदत हो गई है। तो जब एनिमेशन में हम डालते हैं तो बच्चों को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये कुछ नई चीज बन गई। हाँ। वो कॉमिक में जो फ्लेवर था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो छोटे नुआंसेस थे कैरेक्टर के, वो तो पकड़ के रखने ही पड़ते हैं। उसके अलावा हम और क्या ऐड कर सकते हैं, दैट इज अवर क्रिएटिविटी। तो वो पकड़ के रखना पड़ता है। वो एक चैलेंज है, वो मिस नहीं होना चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए कि मोटू पतलू कॉमिक्स में तो कुछ और पड़ा था, यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। हाँ। वो नहीं होना चाहिए। तो वो फेस, कैरेक्टर, मैनरिज्म सब कुछ वैसे ही पकड़ना, और ऐड क्या कर सकते हैं। तो जैसे मोटू पतलू सीरीज में मैंने एक चिंगम कैरेक्टर ऐड कर दिया। हम्म। तो वो बहुत बच्चों को पसंद आया। मोटू का समोसे खाने का एक एंगल ऐड कर दिया, समोसे खाता है, सुपर पावर मिलती है। और डायलॉग होता है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो ऐसी छोटी छोटी और ऐड करने से वो एक और अच्छी चीज बन के निकल आती जो कि मैगजीन में नहीं थी। जी बट आई द एम श्योर। चैलेंज। जी नीरज जी, एक एक सवाल है जो डेफिनेटली आई एम श्योर आपसे पहले भी पूछा गया होगा, बट स्टिल मैं पूछ रही हूँ। जैसे आजकल बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, राइट? और ऐसे में एनिमेशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि वर्ल्ड ओवर बहुत कमाल का एनिमेशन है, बच्चों के लिए बहुत कमाल का एनिमेशन है। इंडिया में उस लेवल को मेंटेन करना जो कि आपने आपकी सीरीज के साथ किया है, वो कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो बाहर पहले थी वो इंडिया में अब आनी शुरू हुई है, बट आपके एनिमेशन या आपकी लाइफ फैंटेसी में हमेशा कमाल का हमें विजुअल इफेक्ट मिला है। एक्चुअली हम लोग के लिए क्वालिटी वाइज तो इंटरनेशनल शो ज्यादा अच्छे होते हैं हमसे। जी। और उसका रीजन है कि उनका बजट बड़ा होता है, उनको टाइम बहुत मिलता है। सेम क्वालिटी हम भी बनाते हैं, उनके इंटरनेशनल शोज के बहुत सारे काम इंडिया में ही होते हैं, स्टूडियोज इंडियन स्टूडियोज में ही होते हैं। यहाँ से हम बना बना के चैनल भेजते हैं उनको। तो क्वालिटी तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हमारा उतना बजट नहीं होता है। तो उस वजह, क्योंकि हमारी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, इस वजह से हम उस क्वालिटी को कम्पीट तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में जरूर कर लेंगे। अभी भी हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारा चैलेंज रहता है बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए। हम्म। मेरे लिए चैलेंज, बच्चा जब देखे शुरू से आगे तक वो इंजॉय करना चाहिए। तो वो बच्चे अगर एक बार पकड़ लेते हैं इसमें तो बहुत मजा आता है, तो उन्हें मतलब नहीं है इंटरनेशनल है या इंडियन है, उनको मजा आना चाहिए। क्वालिटी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। करेक्ट। और इंटरनेशनल और लोकल भी बच्चों के लिए मैटर नहीं, जो जिस सीरियल में उनको मजा आएगा वो देखेंगे, वो चाहे वो इंटरनेशनल हो। इंटरनेशनल बहुत सारे सीरियल आते हैं जो नहीं चलते हैं, बच्चे नहीं हम्म। देखते हैं, उसमें मजा नहीं आता है। वैसे लोकल कंटेंट भी बहुत सारे आते हैं, नहीं चलते हैं, मजा नहीं आता। जिसमें मजा आएगा वही चलेगा, चाहे इंटरनेशनल, चाहे इंडियन हो, चाहे कैसी भी क्वालिटी हो। तो मेरे करेक्ट। लिए चैलेंज ये होता है कि हर एपिसोड इंटरेस्टिंग होना चाहिए और बच्चों को उसको देख के मजा आना चाहिए। करेक्ट, बट ये तो अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो कंटेंट बहुत सारा बन रहा है, फिर ये कंटेंट का जो अब मर्जर हो गया है कि हम हर जगह का कंटेंट हर जगह देख पा रहे हैं। ऐसे में आपके कंटेंट को रिफ्रेशिंग और इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग रखना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। है तो मुश्किल, पर उसके लिए राउंड द क्लॉक सोचना पड़ता है, राउंड द क्लॉक काम करना पड़ता है। और कई आइडियाज को कई बार सोचना पड़ता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। एंड आपका इमेजिनेटिव माइंड की फैक्ट्री दिन रात चलती रहनी चाहिए। कहीं भी चल रहे हैं, दिमाग में आइडियाज आते रहने चाहिए। एंड काम करते हैं तो मेरा तो प्रोसेस ये है कि चलते फिरते भी कहीं आइडिया आता है तो मैं मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर घर में आके उसको लिख लेता हूँ। तो आई डोंट वेस्ट टाइम, राउंड द क्लॉक काम चलता ही रहता है। तो दिस इज ए चैलेंजिंग प्रोसेस, नॉट हम्म। ओनली फॉर मी, फॉर राइटर्स, ऑल द स्टूडियोज।
जो भी ये काम करे एनिमेशन, उन सबके लिए चैलेंज है कि भाई कैसे मार्केट को पकड़ के बच्चों को पकड़ के रखे, नहीं तो इतना कंटेंट है बच्चे कहीं भी बिखर जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस चैलेंज। अच्छा, जनरली जब मैं किसी भी राइटर से बात करती हूँ, वो चाहे फिल्मों के लिए लिख रहे हैं चाहे सीरियल या सीरीज के लिए, तो वो कहते हैं हम आम जो आसपास हमारे हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको अब अपनी कहानियों में थोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। मैं एक एनिमेशन राइटर के दिमाग में घुसने की इस वक्त कोशिश कर रही हूँ। आप नीरज जी अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? बिकॉज आप जो हमारी जिंदगी में हो रहा है उतना तो आप नहीं उतार सकते एनिमेशन में, क्योंकि फिर बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो आपके लिए तो चैलेंज दुगना है। वो इंस्पिरेशन मैं जानना चाह रही हूँ, आप कहाँ से ले रहे हैं? नहीं नहीं, स्लाइस ऑफ लाइफ तो इंस्पिरेशन हमेशा रहता ही है। हम बाहर का भी सोचते हैं, क्योंकि एनिमेशन में हम कुछ भी सोच सकते हैं, तो नई नई चीजें सोचते हैं। ये फूलों की दुनिया में चले गए, छोटे हो गए, मक्खी मक्खी बन के वहां चले गए, मधुमक्खी छत, वो दुनिया भर की चीजें सोचते हैं, ये वो। लेकिन स्लाइस ऑफ लाइफ कभी मिस नहीं करते हम लोग। और स्लाइस ऑफ लाइफ के जो बातें होती है उससे बच्चों को मजा आएगा, वो बात सही नहीं है। हम लोग बहुत सारे स्लाइस ऑफ लाइफ के एपिसोड बनाते हैं, लेकिन उनको बच्चों की तरीके से लिखना पड़ता है। कभी बरसात में मोटू को ऑफिस जाना है, लेकिन गड्ढे में जगह जगह पॉट होल्स है सड़क पे। अब उनकी गाड़ी जा रही है कि जल्दी पहुंचना है, सडनली गड्ढे में घुस गई, आधी बाहर है आधी अंदर है, मोटू अंदर से झांक के बोल रहा है, तो बच्चे हंसेंगे उसमें। ठीक है, सूट वूट पहन के जाना है, तो रास्ते में क्या क्या हो रहा है कि जिससे वो वहां पहुंचते हैं तो सूट वूट पूरा भीगा हुआ है, मोटू पतलू पूरे डूबे हुए हैं पानी में, कीचड़ लगा हुआ है, तो बच्चे वो सब चीज देखे तो यू हैव टू थिंक द वे किड विल एंजॉय दैट सिनेरियो, वो हैज अपनी रियल लाइफ का सिनेरियो है। हाँ। लेकिन बच्चे कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए मोटू को एंकरिंग का जॉब दे दिया, अब ये लाइफ के स्लाइस ऑफ लाइफ है कि एक जगह होटल वाले बोलते हैं आप इतने बड़े स्टार हैं पूर्वी नगर के, एंकरिंग एक शो एंकर कर दीजिए। अब मोटू परेशान है, मैं एंकरिंग कैसे करूं, मैंने कभी करी नहीं है। तो प्रैक्टिस करता है होटल में चला के, देश जानना चाहता है कि आप लोग ये कैसे होगा, ये खाना कैसे बनाया आपने, डिश कैसे है? सारे लोग देख रहे हैं, तो किसी के मुंह से खाना निकल जाता है, किसी के मुंह से पानी निकल जाता है, जोर से कौन चिल्लाया। तो उस पे वो हर जगह प्रैक्टिस कर रहा है, मार खा रहे हैं, लोग भगा रहे हैं, भागो जाके कहीं, और रात को 12 बजे प्रैक्टिस कर रहा है, खिड़कियों से लोग बॉटल फेंक के मार रहे हैं। हमने साइंस ऑफ लाइफ है, लेकिन मैंने उसको इंटरेस्टिंग बना दिया, बच्चे देख के हंसेंगे। फिर वो कैसे बिल्कुल। एंकरिंग करता है कि बोलने नहीं देते, खुद ही बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। दूसरे लोग बोले हमें क्यों बुलाया था, आप ही बोले जा रहे, बोले रात भर प्रैक्टिस करिए तो बोलने नहीं दोगे क्या? तो ऐसा आपको स्लाइस ऑफ लाइफ से बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं, जिनको कि आप बच्चों को लिए इंटरेस्टिंग वे बना सकते हो, और बच्चों को सीखने को भी मिलता है उसमें। करेक्ट करेक्ट। एंड आई थिंक ये इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है नीरज जी आपका, जो ये हमेशा इफेक्टिव होता है, चाहे हम कोई भी सीरीज देख लें। बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों को आप एक बड़ी मैजिकल दुनिया में हमेशा ले जाते रहे हैं अपनी सीरीज से, फिर चाहे मैं सोनपरी से आज मोटू पतलू की बात करूं या आपकी लेटेस्ट एनिमेशन। मैं आपकी जानना चाह रही हूँ, आपकी कहानी कहाँ से? एलएलबी किया आपने, फिर इंडियन आर्मी में आपने एज कैप्टन रहे आप, तो ये हाँ, एलएलबी एक शख्स है, आर्मी का एक शख्स है, वो ये दुनिया में कैसे आया? एक्चुअली मैं इधर ही दुनिया में आना चाहता था। हाँ। मैं स्कूल कॉलेज से बहुत प्लेस लिखता था, उनमें थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करता था, राइटिंग में मेरा ज्यादा फोटे था, तो मैं आना इधर ही चाहता था। फिर हम लोग के टाइम पे हम लोग इतने कैरियर ओरिएंटेड नहीं होते, ग्रेजुएशन क्या कर लिया, अब क्या करना, चलो लॉ कर लेते हैं। वी वर नॉट फोकस लाइक आज की जनरेशन के हिसाब से, हाँ। आज के बच्चे टाइम वेस्ट जो बनना है उसी टाइप से एजुकेशन को डालते हैं। करेक्ट। तो लॉ कर लेते, चलो पेरेंट्स भी सोचते थे फालतू घूमने से अच्छा लॉ ही कर ले। ठीक है, हम दे दिया था। लेकिन मैं बॉम्बे आना चाहता था, तो मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आके गोल्डन टोबैको कंपनी में फील्ड ऑफिसर का जॉब ले लिया, फील्ड ऑफिसर जॉब करने लगा। बॉम्बे इंडस्ट्री किधर दिखती नहीं थी, सब तरफ मकान बिल्डिंग, कोई नजर नहीं आता था, फिल्म इंडस्ट्री किधर है, ऑफिस किधर, मैं किसी को जानता नहीं था। तब तक आर्मी का कॉल आ गया, दो चार चार छह महीने इधर काम किया, आर्मी का कॉल आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो मैंने कहा चलो 5 साल आर्मी में रह के आते हैं। ठीक है, कुछ पैसा सेव करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री तो उधर ही रहने वाली, कहाँ जाने वाली है। पैसा सेव करके आएंगे तो कम से कम 2-3 साल मुझे खर्चे के लिए टेंशन नहीं होगा, जॉब नहीं करना पड़ेगा। हम्म। मेरे पेरेंट्स इतने रिच नहीं थे कि मुझे यहाँ बैठा के खिलाते पिलाते। तो फिर मैं आर्मी में चला गया, आर्मी लाइफ आई हैड सीन, मेरे कजिन्स आर्मी में थे, तो इट इज अ वेरी गुड लाइफ। तो 5 साल आर्मी में रहा, हर साल इधर आता था छुट्टी में, तो 8-10 दिन यहाँ देख के जाता था किधर रहूंगा, क्या है इंडस्ट्री, किधर है, कौन किधर है। और फिर जब आर्मी छोड़ने के बाद फिर घर में बैगेज वैगेज रख के सीधा इधर आ गया मैं। टिल दैट टाइम आई हैड प्लान, मैं इधर आके कहाँ ठहरूंगा, कैसे कॉन्टेक्ट बनाऊंगा, क्या करूंगा, अभी प्लानिंग वाज डन। हम्म। नहीं, पर उसमें आई मीन इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी है, इतना वेरीड उसमें भी काम है, एक लेखक के तौर पे भी अगर मैं बात करूं, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि आप
लाइव एक्शन, फैंटेसी लाइव एक्शन या एनिमेशन सीरीज में ही फोकस करना चाहेंगे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, ये जर्नी आपको अपने आप ही ले जाती है। आपका एक सीरियल हिट हो जाता है ना, वैसे ही काम मिलने लगता है, आप टाइपकास्ट हो जाते हो यहाँ पर। ओके। तो मेरा सीरियल ऑल दी बेस्ट कॉमेडी का था पहले, अधिकारी ब्रदर्स का, वो हिट हो गया था, तो मुझे कॉमेडी के सीरियल मिलने लगे। फिर ऑल दी बेस्ट का डायरेक्टर को काम मिला लिखने का सीरियल शाका लाका बूम बूम, तो उसने मुझे बुला लिया लिखने के लिए। तो शाका लाका बूम बूम हिट हो गया, तो ये मैजिकल चीज का मेरे ऊपर एक ठप्पा लग गया कि ये इस टाइप की इमेजिनेटिव चीज बहुत अच्छी लिखता है। हाँ। तो सोनपरी ने नीना गुप्ता जी ने कांटेक्ट कराया, तो सोनपरी लिखने को चला गया। तो फिर शरारत एक सीरियल जादूगरी का आया यूटीवी का, तो फिर यूटीवी की उन लोग वालों ने बुला लिया कि भाई आप शरारत हमारी ले लीजिए। तो दैट्स हाउ फिर वो चैनलाइज ही हो गया कि ये मैजिकल अच्छा लिखता है, जादू की चीजें अच्छा लिखता है। तो आप कुछ खुद नहीं करते हो, एक आपकी ब्रांड बन जाती है, फिर वही काम आने लगता है आपके पास। जी जी जी। बट आई हैव रिटन बहुत सारे सीरियल। जकार्ता में मैंने 9 साल राइटिंग की है, यहीं से लिखता था। उधर सब सास बहू की सीरियल लिखता था मैं, सीरियल जैसे यहाँ ड्रामा होता है। हाँ। बट यहाँ पे वो जो मैजिक और इसका ठप्पा लगा, तो फिर वही काम मिलता है बच्चों को सीरियल ये। बिल्कुल बिल्कुल, और वो काम कमाल भी है नीरज जी, आप भी जानते हैं क्योंकि बहुत सक्सेस इससे मिली है। आगे फ्यूचर की मैं बात करूं, जो आपकी सीरीज है पांडव्स एंड दबंग, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। दबंग सीरीज वाज वेरी एक्साइटिंग व्हेन वी गॉट द चांस टू राइट। अरबाज खान जी प्रोड्यूस करना चाहते थे एनिमेशन सीरीज ऑफ दबंग, एंड केतन मेहता जी के स्टूडियो जो कॉस्मोस माया, उन्होंने फिर वो एक शोरील बना के उनको दिखाई और उनको अच्छी लगी। तो फिर उन्होंने लिखने का काम, फिर कॉस्मोस माया का ही सीरियल मोटू पतलू भी है, तो उनके साथ मैंने मोटू पतलू शिवा कई सीरियलों में काम किया है। तो मेरे को लिखने का काम किया उन्होंने। एंड वी आर रियली एक्साइटेड। एंड फिर चैलेंज ये था कि दबंग बड़ों की मूवी है, हमें बनाना है बच्चों के लिए। हम्म। तो फिर वो दबंग एक्टर वही पकड़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वही पकड़ी हैं कि मक्खी भोला है, सलमान खान चुलबुला है, इस टाइप से उनके माँ बाप कैसे हैं, विलेन उनके वहाँ के विलेन भी वही रखे हैं हमने। हाँ हाँ। एंड उनको स्टोरी बच्चों के टाइप से डाली है कि जो स्टोरी होंगी वो बच्चों के टाइप की होंगी, जिसमें बच्चों को मजा आएगा। इट विल नॉट बी एडल्टिश स्टोरी की बड़ों की करेक्ट। स्टोरी ना लगे, हाँ बच्चों हाँ। के जैसे ऐसे बच्चों के टाइप से उठाया। तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड एंजॉय, आई रियली एंजॉयड राइटिंग दैट। करेक्ट, और एंड आपको, पांडव, जी मैं पांडव्स के बारे में पूछना चाहती थी। पांडवस जो है वो मैथोलॉजिकल है। पांडवस के बचपने का है, जब वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में थे। ओके। तो उनका भी कैरेक्टर वही पकड़ के चले जो बड़े पांडवों के महाभारत में, कैरेक्टर चेंज नहीं किए। और हम्म। उसके हिसाब से स्टोरीज बनाई है जो कि बच्चों को अच्छे लगे हैं, जिसमें उनको कुछ सीखने को मिले अपने कल्चर के बारे में, महाभारत के बारे में। वो पांडव सीरीज देख के वो समझ जाएंगे कि महाभारत में क्या हुआ होगा, कौन कैसा कैरेक्टर था, किसने क्या किया होगा, जो कि इसमें ही हमने उनको सिखा दिया सबके कैरेक्टर पकड़ के, एंड वाह। गुड वर्सेस इविल इंटरेस्टिंग स्टोरी बना के। वाह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर से या हमारी जो पुरानी चीजें उनसे मिस हो रहे हैं। बट आई थिंक ये आपका जो जरिया है ये इंफॉर्मेटिव भी है और बच्चों के लिए एंटरटेनिंग भी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी। सो आप मतलब आपकी कलम, मैं चाहती हूँ कि आप जब लिखते हैं तो आपके पास वो संजू की मैजिक पेंसिल हमेशा रहे, जिससे आप इतना मैजिक जो हमेशा इतने सालों से क्रिएट कर रहे हैं वो करते रहे। हमारा बचपन बड़ा हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहना है, उस इनोसेंस को बरकरार रखना है। सो नीरज जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतने सारे बच्चों को एंटरटेन किया और अभी भी कर रहे हैं। एंड आई विश कि ऐसे ही जादू की कलम आपकी चलती रहे। एंड थैंक यू ये इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।